नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हमने एक्सरसाइज इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम 1.2 करेंगे। मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पर, हमें उनको सॉल्व करना है। कुछ तो हैं हमारे सत्य सत्य वाले प्रश्न। पहला जो प्रश्न है हमें सत्य सत्य बताना है, दूसरे में कुछ प्रश्न और तीसरे में भी एक प्रश्न है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सत्य सत्य वाले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह क्या जो लिखा है क्या सत्य है, तो क्या लिख देंगे आप, सत्य है। क्या सत्य है इसका कारण भी बताना है, क्योंकि वास्तविक जो संख्याएं बनती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। तो क्या लिख देंगे आप, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, जो प्रत्येक वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय का समूह होता है। यानी कि वास्तविक संख्या होती क्या है, परिमेय संख्याएं आपके पास, उनको आपने एक उसमें डाल दिया और अपरिमेय को भी एक साथ, परिमेय और अपरिमेय को एक साथ मिला दिया, तो मिलकर क्या बनेगी, वास्तविक। तो वास्तविक संख्या क्या हुई, बड़ी हुई आपकी एक तरीके से। तो इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या जो है प्रत्येक वो वास्तविक संख्याओं में आ जाएगी आपकी। अब अगला देखिए, क्या संख्या रेखा, सेकंड आंसर देखिए। अब आपसे क्या कह रहा है, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा आपकी कुछ ऐसे होती है। क्या इसका प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है, और √m जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक √m, तो m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या लिखेंगे, नहीं, ये क्या है, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। कारण समझ लो, क्योंकि देखो वास्तविक संख्या की रेखा पर -1, -2, -3 भी आ रहा है। तो क्या कभी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक होगा, तो आप क्या कहेंगे, देखो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ही तो है ये √m, और m क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो मैं क्या कह दूंगा इसको, √m यानी एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी माइनस का होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, क्योंकि कभी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता। जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है। समझ में आई नहीं आई बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होगा, और ऋणात्मक नहीं होगा तो ऋणात्मक आएगा नहीं इसमें से निकल के, कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ संख्या रेखा पर आपको क्या दिख रही है, ऋणात्मक संख्या भी दिख रही है। इसलिए ये वाला जो कथन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अब देखिए एक और प्रश्न है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये सत्य है बेटा, सत्य है ना। पहला क्या लिख दिया मैंने, गलती से असत्य हो गया है, वो आप सत्य कर लेना। बोल तो रहा हूँ मैं सत्य, लेकिन असत्य लिखवा मार गया। देख लो दोबारा समझ लो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ सही है। क्यों सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य है। ये उसका है, किसका, दूसरे का लिख दिया था मैंने, असत्य है। अब देखो समझो, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, कन्फ्यूज मत होना आप। ये जो यहाँ लिखा हुआ था असत्य, वो दूसरे प्रश्न के लिए लिखा था। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वास्तविक संख्या जो होंगी वो अपरिमेय होंगी क्या, सभी नहीं होंगी। तो आप क्या कह देंगे,
क्योंकि वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या भी आती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती हैं। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं होंगी। या फिर आप क्या कह सकते हैं, और उदाहरण, कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। देखो ये कैसी संख्या आपकी परिमेय है, और परिमेय के साथ साथ ये वास्तविक है या नहीं है? ये 2/7 एक परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या भी है। तो क्या ये अपरिमेय है क्या? नहीं है। 2/7 तो कैसी आपकी परिमेय है? तो इसका मतलब आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं और इनके कारण बता सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, वो समझिए आप। दूसरा प्रश्न क्या है, आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या कहेंगे हम? नहीं। सभी, आंसर नंबर 2 है हमारा। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? तो आप क्या कहेंगे? नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय तथा अपरिमेय हो सकते हैं। यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। आप सुनना ध्यान से। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक, जैसे उदाहरण ले लिया मैंने 1, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल कितना होगा बताइए? 1। और कैसी संख्या है? परिमेय है या नहीं है? मैंने लिखा √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ये भी क्या है आपका? परिमेय है। और उदाहरण लिख देता मैं √9, तो इसका मान कितना आएगा? 3। तो ये भी क्या है? एक परिमेय है। मैं और लिख देता हूँ 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। ये भी क्या है? आपकी परिमेय है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जरूरी नहीं है पर अपरिमेय आए, सभी परिमेय भी आ सकते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हमने कई सारे उदाहरण दे दिए हैं, तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 2। अब जो सवाल है हमारा तीसरा, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। अब वो ध्यान से क्या समझना है आपको इसमें, देखिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? तो वो समझा देता हूँ पहले मैं आपको। देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका कैसा त्रिभुज है? एक समकोण। कैसा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज है आपका। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये कोण मैंने कितना मान लिया? 90 डिग्री। यहाँ मैंने इसका नाम लिख दिया ABC। अब 90 डिग्री है तो 90 के सामने, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 के सामने हमेशा ही होगा कर्ण। और इसको आप क्या मान सकते हैं? आधार भी मान सकते हैं या फिर लंब भी मान सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ माननी है। यदि यहाँ आधार माना है तो ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। और यदि लंब माना है तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। यानी आप इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब मानेंगे। इस तरह से चलता है, विपरीत मानना पड़ता है हमें। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग
ये आपने शायद पढ़ लिया होगा, दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग है ना, दो भुजाओं के वर्गों का योग। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब दूसरी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होगी। इसमें जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है वो क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं जो होंगी ये छोटी होंगी, और छोटी भुजाओं को जोड़कर ही क्या लाई जाएगी, बड़ी भुजा लाई जाएगी। छोटी भुजाओं को जोड़कर ही क्या लाई जाएगी, बड़ी भुजा लाई जाएगी। यदि आपने बड़ी में छोटी जोड़ दिया तो क्या इसके बराबर हो सकता है, नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, हमेशा ही सबसे बड़ी भुजा का ही वर्ग लेना। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसका जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, एक तो लंब है तो लंब का स्क्वायर, और एक तो दूसरी भुजा कौन सी है, आधार, तो आधार का स्क्वायर। तो ये प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी की सहायता लेंगे हम यहाँ पर √5 को। जब हम √5 को लिखेंगे यहाँ पर तो किस तरह से लिखेंगे वो समझना है। अब देखिए, अब समझना ध्यान से, हमें इसे समकोण त्रिभुज के रूप में ही बदलना है। हमें इसे किस रूप में बदलना है, समकोण त्रिभुज के रूप में बदलना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, √5 का वर्ग करो पहले आप। तो यदि आप वर्ग करते हैं तो बताइए √ हटता नहीं हटता है, हट जाता है। यदि आप वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है। अब 5 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि इनका वर्ग करें। 5 को इस तरह से जोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का वर्ग करें और जोड़ें। तो हमें 5 के बराबर आ जाना चाहिए। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 4 + 1, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर। आप इसको कर लो, वर्ग के रूप में तोड़ दिया हमने। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें पैटर्न इस वाले सवाल में। 4, 5 को हमने 4 + 1 के रूप में तोड़ दिया, फिर 4 को क्या लिख देंगे, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, और 2 का वर्ग करेंगे 4, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये दोनों जो वर्ग हैं ये वर्ग रूप में लिख दिया, तो इसको भी आप वर्ग रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो कैसे लिख सकते हैं, √5 का वर्ग। बताइए, अब हमने इसको वर्ग के रूप में लिख दिया, तो ये क्या मान लेंगे आप, बड़ी वाली भुजा को मानेंगे आप आधार। तो ये क्या मान लेंगे आप, आधार का वर्ग, प्लस इसको क्या मान लेंगे आप, लंब का वर्ग, और इसको आप क्या मान लेंगे, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग मान लिया। इस तरह से दोबारा समझ लो, जो बड़ी भुजा दिख रही है 2 और 1 में से, ये लंब और आधार है, ये तो पता है हमें। अब कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को आधार मान रहे हैं। इस 2 को क्या मान रहे हैं, हम आधार मान रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या रेखा बनानी है। एक क्या बनानी है, एक संख्या रेखा बनानी है। यहाँ कितना होगा, 0, यहाँ कितना होगा, 1, यहाँ कितना होगा, 2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कितना होगा, 3, यहाँ कितना होगा, 4। जो आधार 2 है इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसे थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। तो ये तो हो गया, 2 इकाई ले लिया हमने। लंब कितना लेना है, 1, तो आपने लंब ले लिया इधर 1। ये क्या ले लिया, लंब ले लिया 1, और ये कितना है आपका, 2। और यदि आप इसको इससे मिला दें यूँ, मैंने यहाँ लिख दिया O,
यहाँ लिख दिया ए और यहाँ क्या लिख दिया बी। तो ओ बी का मान यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ओ बी बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका √5। वो कैसे आया सुन लो। त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ओ ए बी में आप कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो ये क्या है, लंब क्या लगेगी बताइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका, ओ बी है। तो ओ बी का स्क्वायर। लंब क्या है आपका, ए बी है। और आधार कितना है आपका, ओ ए है। मान रखिए यहाँ पर ए बी का मान 1 है, इसका मान 2 है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और ये आया है ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाते हैं हम तो इधर क्या लगेगा आपका √। तो 5 के ऊपर क्या लग जाएगा √, यानी ओ बी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से ओ ए बराबर √5 का चाप भरकर ओ ए बराबर √5 का चाप भरकर, ओ ए नहीं ओ बी, ये क्या है ओ बी है। तो ओ बी बराबर √5 का चाप भरकर। अब आपने चाप भर लिया प्रकार में ऐसे, और उस प्रकार को आप किधर घुमाएंगे, तो आप घुमाएंगे इधर, क्योंकि कारण समझना आप ध्यान से। जैसे √4 कितना होता है 2, तो √5 जो होगा आपका वो क्या आएगा, 2 से कुछ बड़ा आएगा। √5 का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। 2 से थोड़ा बड़ा जो मान आएगा वो कहाँ आएगा, 2 से बड़ा तो 3 से छोटा आएगा। क्यों आएगा 3 से छोटा, वो भी समझ लो। जैसे 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का कितना होता है 3। तो √5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा कोई भी मान। तो 2 और 3 के बीच में आएगा तो आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, प्रकार की नोक तो आपने यहाँ रख ली, पेंसिल की नोक यहाँ रख ली, और आप इस तरह से क्या कर देंगे, चाप काट देंगे एक। तो यहाँ जो होगा ये वाला पॉइंट जो होगा वो लगभग क्या होगा, √5 होगा। ये किसको दर्शाएगा, √5 को दर्शाएगा। तो चाप भरकर बी से तो ओ से एक चाप काटते हैं, एक चाप संख्या रेखा पर काटते हैं। किस पर काटेंगे, संख्या रेखा पर काटते हैं। जहाँ संख्या रेखा कटती है, जहाँ संख्या रेखा कटती है या प्रतिच्छेद होती है, संख्या रेखा प्रतिच्छेद होती है, संख्या रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद होगी या कटेगी, वहाँ √5 होता है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, कैसे क्या करना है। मैंने कुछ नहीं कहा, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको। तो सबसे पहले तो आप √5 का वर्ग करके देखेंगे। तो √5 का जो वर्ग होगा, √5 का वर्ग करके देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना में ऐसे सवालों के लिए। तो √5 का जो वर्ग होगा वो 5 होता है। 5 के 2 टुकड़े कर लिए हमने, 4 और 1। अब 4 और 1 को हम वर्ग के रूप में लिखना चाहते हैं। 4 और 1 को किसके रूप में लिखना चाहते हैं, वर्ग के रूप में। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और 1 किसका वर्ग होता है, 1 का। तो हमने इनका बस रूप ही तो बदला है, लेकिन बराबर किसके, 5 के। तो इनका वर्ग भी किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। अब हमें पता है कि 2 भुजाओं का योग हो गया, यहाँ पर 2 वर्गों का योग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमने इस वाली माप को क्या मान लिया, आधार,
और इस वाले में आपको किसका लंब मान लिया, लंब का स्क्वायर मान लिया, और बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अब हमने क्या लिया, एक संख्या रेखा ली, संख्या रेखा पर आधार बना दिया 2 का, तो 2 एकक लंबाई का आधार बना दिया। लंब कितने का बनाना, 1 का, तो लंब बना दिया, और इसकी वैल्यू निकाली हमने इस कर्ण की। ये क्या है आपका, कर्ण है या नहीं है, ये क्या है आपका, कर्ण है। तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो पता है वो तो कितनी है, 5 है अंडर रूट का। लेकिन मैंने दोबारा से सॉल्व कर दिया आपको एक बार और समझाने के लिए, तो आपने सोचा तो यहाँ पर कितना आया, सरल किया तो अंडर रूट 5 आ गया। अब क्या करना है, प्रकार लेनी है, प्रकार से इतनी माप भर लेंगे हम, प्रकार की सहायता से इतनी माप भर लेंगे, और प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे, ओ पर। ये क्या है हमारा, ओ है, और ये 0 को, ये ओ को दर्शाते हैं हम, किससे दर्शाते हैं, ओ से। तो प्रकार से माप भर के और इस तरह से एक चाप काट देंगे। तो ये चाप जब हम काटेंगे तो वो क्या करेगा, संख्या रेखा को काटेगा कहीं ना कहीं, और जब वो संख्या रेखा को काटेगा तो वहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट 5 आ जाएगी। वो संख्या क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट 5 आ जाएगी। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त होती है। एक सर्कल और बनाना है आपको, किताब में दे रखा है क्रियाकलाप, वो आप बना के देख सकते हैं। इस तरह से ही एक अगली प्रश्नावली और करते हम करेंगे कल की वीडियो में 1.3। तो आपकी 2 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुके हैं, 1.1 भी करवा दी है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम कर चुके हैं प्रश्नावली 1.2, और फिर हम करेंगे कल आपकी प्रश्नावली 1.3 के सवालों को करेंगे। तो कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के संग।